अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने पहली मर्तबा चचा माजिद की पुरसोस आवाज़। जब मैं इत्तेफाक से अपने दोस्त के गांव में ठहरा हुआ था और चचा माजिद भी इसी गांव के रिहायशी थे, उनकी आवाज़ में खुदा ने वो सोज अता किया था कि राहगीरों को रोक लेता और जज्बात में हलचल मचा देता। वो हीर बारिशा के सिवा और कुछ भी नहीं गाता था। मुझे भी उसकी आवाज़ के जादू ने उसका मुरीद बना लिया था। मैं समझता था कि उसकी आवाज़ में सिर्फ सोज है, मगर उसके करीब गया तो पता चला कि इस सोज में एक पुरअसरार कहानी भी है। उसके साथ मुलाकात का इत्तेफाक इस तरह हुआ कि मैं एक पीर का मुरीद था। इससे आप ये न समझें कि मैं अनपढ़ देहाती हूँ। मैं बीए की डिग्री नहीं ले सका क्योंकि घर के हालात ने 3rd ईयर में ही नौकरी करने पर मजबूर कर दिया था। वालिद साहब ने मुझे बचपन से ही इस पीर की करामात सुनानी शुरू कर दी थी, जिनसे मैं बहुत ही मुतासिर हुआ। मेरा सारा ख़ानदान भी उनका मुरीद है। चचा माजिद से मुलाकात के बाद मैंने मुरीदी से तौबा कर ली है। पीर की गद्दी मेरे गांव से दूर थी। मैं इस साल में 2 बार वहाँ जाया करता था, एक बार सिर्फ सलाम करने और दूसरी बार इस पीर के बाप के सालाना उर्स पर। लोगों की तरह मैं भी यकीन रखता था कि इस पीर के कब्जे में जिन्नात हैं। अगर किसी पर जिन का कब्जा हो जाए तो ये पीर जिन को हासिल करके सज़ा देता है। ऐसी बहुत सी कहानियाँ थीं जिन्हें मैं सच माना करता था। इस साल उर्स पर गया तो वहाँ अपने महकमे के एक साथी से मुलाकात हो गई। वो मुझे अपने गांव ले गया। उर्स पर कव्वालों की 3 पार्टियाँ आई हुई थीं। मैं कव्वालियों का दिलदादा हूँ। अपने साथी के साथ मैं भी एक कव्वाली का जिक्र सुन रहा था। इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। उसने कहा कि अगर तुम आवाज़ सुनना ही चाहते हो तो वो मैं तुम्हें सुनवाऊँगा। उसने अपने गांव के चचा माजिद का जिक्र किया और उसके मुतालिक कुछ और बातें भी बताईं। उसने ये भी बताया कि चचा माजिद से इस पीर के मुरीद बहुत इसरार कर चुके हैं कि कभी उर्स पर उनके साथ चले और वहाँ हीर सुनाए, मगर वो नहीं माना। वो पीरों को नहीं मानता। अपने साथी की बातों से यही जाहिर होता था कि चचा माजिद कोई पुरअसरार शख्सियत है। रात को मैं चचा माजिद के घर अपने मेज़बान के साथ बैठा था। वो बूढ़ा आदमी है। उसका कुनबा 2 अफराद पर मुश्तमिल है। वो और उसकी बीवी गरीब से लोग हैं, लेकिन मुतमईन और खुश। चचा माजिद ने मुझे मेहमान समझकर हीर बारिशा सुनानी शुरू कर दी। एक तो बारिशा के अल्फाज, इनके साथ चचा माजिद की आवाज़। यूँ मालूम होता था जैसे इसकी आवाज़ में सारंगी और बंसुरी की संगत भी शामिल है। आवाज़ सिर्फ सुरीली नहीं, पुरसोज भी थी। उसने अभी एक बंद भी पूरा नहीं किया था कि एक एक करके गांव के कई आदमी आ गए और ज़मीन पर बैठ गए। फिर जो भी आता था ज़मीन पर बैठ जाता था। यूँ मालूम होता था कि जो भी आता है वो चचा माजिद के बराबर बैठने की गुस्ताखी नहीं करना चाहता। मैं वहाँ से अपने अंदर ऐसा तासुर लेकर निकला जो आज भी मेरे अंदर ताज़ा है। मेरे साथी ने उसके मुतालिक जो बातें बताई थीं उन्हें मैं नज़रअंदाज नहीं कर सका। मैंने उसकी तस्दीक चचा माजिद से कराने की ठान ली और 15-16 रोज़ बाद मैं एक बार फिर चचा माजिद के गाँव चला गया। उसके लिए 2 तोहफे भी लेता गया। उसकी बूढ़ी बीवी को वो बहुत पसंद आए। मैं दिन भर उनके घर रहा। चंद दिनों बाद फिर गया। बूढ़ों का ये जोड़ा प्यार को अपना ईमान समझता है। तीसरी मुलाकात में चचा माजिद ने मुझे अपने बेटे का दर्जा दे दिया। उसका अपना कोई बेटा नहीं, न बेटी है। मैंने इन मुलाकातों में अपने साथी की सुनाई हुई बातों की तस्दीक चचा माजिद से करा ली थी। बाज़ बातों की उसने तरदीद भी की। चौथी मुलाकात में उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी मुकम्मल मुझे सुना दी, जो मैं उसी की ज़बानी आपको सुना देता हूँ। मैं मशरक़ी पंजाब के एक गांव में कमीन ज़ात के बाप के घर पैदा हुआ था। होश संभाला तो बाप को ऊंची ज़ातों के घरों में काम करते देखा। उसके एवज़ हमें दाने और ईदों पर पैसे और कपड़े मिलते थे। मैंने बचपन ही में बाप की तरह उन लोगों की मुट्ठी चापी शुरू कर दी थी जिन्हें खुदा ने ऊंची ज़ातें दी थीं। मेरा दिल इस ऊंच नीच को कबूल नहीं करता था। गर्मी हो या सर्दी, मुझे कभी जूती नसीब नहीं हुई थी। मेरी ही उम्र के लड़के बड़ी अच्छी अच्छी जूतियाँ पहनते थे। 10 साल की उम्र तक मेरा लिबास सिर्फ एक कुर्ता रहा। शलवार या चादर सिर्फ ईदों पर पहनने को मिलती थी।
मेरा बाप अगर कभी बीमार भी होता तो उसे चौधरियों के घर से जब भी बुलावा आए जाना पड़ता था। वो ना जा सके तो मेरी माँ जाती थी, और वो काम चाहे मर्दों के करने का हो या ना हो, मेरी माँ कर आती थी। जो जो मैं बड़ा होता गया, मेरे दिल में ये एहसास पक्का होता गया कि मैं भी इन्हीं जैसा इंसान हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे बाप को अपना गुलाम बना रखा है। मैं बता नहीं सकता कि मुझ में ये एहसास क्यों पैदा हुआ था। मैंने ऐसी बात कहीं पढ़ी नहीं थी क्योंकि मैं अनपढ़ था। माँ और बाप ने मुझे ऐसी बातें कभी नहीं बताई थी, ना उन्होंने कभी अपनी किस्मत का गिला किया था। वो तो इसी जलील जिंदगी के आदी हो गए थे। उनके माँ बाप ने भी गांव में इन्हीं की तरह कुत्तों और मवेशियों की सी ही जिंदगी गुजारी थी। मैं बगावत नहीं कर सका क्योंकि इतनी जुर्रत नहीं थी। दिल ज़रूर बाकी था। खुदा ने मुझे आवाज़ सुरीली दे दी और गाने का शौक भी दे दिया। हमारे इलाके में एक अंधा हीर बारिशा गाकर सुनाया करता था। उसकी आवाज़ ने और हीर बारिशा के शेरों ने मुझ पर जादू सा कर दिया। मैंने उससे सुनकर 2-4 बैत अच्छी तरह से ज़बानी याद कर लिए। मैं खेतों में जाकर हीर गाता रहता। मुझे अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। एक रोज़ मैं उस हाफिज़ के पास जा बैठा और उसे अपना शौक़ बताया। उसने मुझसे एक बैत सुना तो मुझे गले लगा लिया। वो मेरा उस्ताद बन गया। आज मुझे जितनी भी हीर याद है वो उसी ने याद कराई थी। मेरे गांव वाले मुझसे हर रात हीर सुना करते थे। इससे मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं समझता था कि इस वस्फ़ ने मुझे गांव वालों से ज़्यादा दर्जा अगर नहीं दिया तो उनके दिलों में मेरी इज़्ज़त तो ज़रूर ही पैदा कर दी है, मगर ये मेरा वहम था। ऊंची ज़ातों ने मुझ पर ज़ाहिर कर दिया कि मेरी आवाज़ भी उनकी ग़ुलाम है। कभी कभी किसी चौधरी के घर मेहमान आते तो वो मुझे बुलाकर फर्श पर बिठा देते और कहते, ओए सुना इन्हें हीर। मैं सुना देता और हुक्म मिलता कि जा भाग जा, और मैं वहाँ से चला आता। ये मेरी आदत हो गई है कि किसी के हुक्म से गाने को जी नहीं चाहता, साफ इनकार कर देता हूँ। हमारे गांव से 3-4 मील दूर एक पीर की गद्दी थी और बहुत मशहूर मज़ार भी था। उसकी मुरीदी दूर दूर तक थी। कहते थे कि इस गद्दी के मुरीद जिन्नात भी हैं जो वहाँ सलाम करने आते हैं। मैं इस पीर का नाम नहीं बताऊँगा वरना उसके मुरीद यहाँ भी होंगे। कोई मुझे जान से मार डालेगा। पीर अधेड़ उम्र था। उसका एक बेटा जवान था जो उसकी पहली बीवी से था। वो मर गई थी। पीर की अब 2 बीवियाँ थीं। एक की उम्र 30-1 साल थी और दूसरी छोटी थी। उसकी उम्र उसके बेटे जितनी थी। एक रोज़ मेरा उस्ताद हाफिज़ मुझे उस पीर के पास ले गया। कहता था कि सरकार हीर बारिशा और सुरीली आवाज़ के शैदाई हैं। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल हो गई थी। मैं हाफिज़ के साथ चला गया। पीर को हीर सुनाई तो उसने हाफिज़ से कहा, हाफिज़ा ये लड़का तेरा नाम डबो देगा। हाफिज़ ने कहा, अल्लाह की देन है सरकार, मैं तो सरकार का दिल खुश करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी सी अच्छी आवाज़ हुजूर के सामने पेश करती है। पीर ने मुझे अपनी मुरीदी में ले लिया और मैं हर जुमेरात की शाम उसके दरबार में हाज़िरी देने लगा। जुमेरात की शाम वहाँ मेले का समा होता था। मर्द और औरतें मज़ार पर दिया जलाने और पीर को सलाम करने आते थे। इनमें जवान लड़कियां भी होती थीं। आजकल लोग फिल्मी गानों और बनावटी आवाज़ों पर मरते हैं। वो ज़माना कुछ और था। लोग हीर बारिशा, यूसुफ सुलेखा और सैफुल मुलूक सुनाने वालों के पीछे पीछे लंबे लंबे सफ़र करते थे। रात के वक्त किसी गाने वाले की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती थी वहाँ सन्नाटा तारी हो जाता था। लोग सुरीली आवाज़ों की कद्र करते थे। औरतें चूँकि जज्बाती होती हैं इसलिए वो जज्बाती अल्फाज और सुरीली आवाज़ की ज़्यादा शैदाई थीं। तुमने देखा होगा कि फिल्मी गाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लोग थोड़ी मुद्दत सुनते और गाते हैं फिर इसे भूल जाते हैं। लेकिन हीर बारिशा जो एक ही तर्ज और सुर में गाई जाती है, मेरे दादा परदादा के वक्तों से लेकर आज तक सुनी और गाई जाती है और उसके शौकीन अभी तक इससे उकताए नहीं। वो ज़माना मर्दानगी का था। लोग अच्छे लिबास की बजाय अच्छे जिस्म की कद्र करते थे। लोग कीमती कपड़ों को नहीं देखते बल्कि ये देखते थे कि इन कपड़ों के अंदर जिस्म कैसा है। कुश्ती और कबड्डी के अखाड़े हर गांव में थे। किसी गांव का पहलवान या कबड्डी के खिलाड़ी हार जाएं तो सारे गांव की नाक कट जाती थी। हमारे गांव में कबड्डी के 12 खिलाड़ी थे। उनके जिस्म देखने के काबिल थे। मुझे उनके जिस्म इतने अच्छे लगते थे कि मैंने भी जिस्म बनाना शुरू कर दिया। मैंने जिस तरह हीर बारिशा गाने में नाम पैदा कर लिया था, इसी तरह मैं अब कबड्डी के अखाड़े में उतरा
तो पुराने खिलाड़ियों ने मुझे बताया कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ। ये मेरा शौक़ था जिसने 6 महीनों की वर्जिश और मशक से मुझे गांव की इज्जत गांव में रखने के काबिल बना दिया। उस्तादों ने दाव सिखा दिए। बड़े चौधरी ने मेरे लिए 1 सेर दूध रोज़ाना का लगा दिया। इसी बिरादरी के एक घर ने मेरे लिए खालिस की अपने ज़िम्मे ले लिया। इतनी अच्छी और खालिस ग़िज़ा ने मेरे जिस्म को खूबसूरत बना दिया। ताकत बेहिसाब आ गई। मैं अपने खिलाड़ियों के साथ 3-4 गांव में कबड्डी खेलने के लिए गया। हम हर जगह से जीत कर आए। एक गांव के साथ तो हमारी बड़ी लंबी टक्कर हो गई। उसके खिलाड़ी इलाके में दूर दूर तक मशहूर थे। सिर्फ हमारे गांव यानी हमने उन्हें नीचा दिखाया था। मज़ार के उर्स पर कबड्डी खेली जाती थी। सारे मजहबों के लोग देखने आते थे। मुरीदों का हुजूम भी होता था। 3 उर्सों पर हमने इस गांव के खिलाड़ियों को खूब मार दी थी। उनके गांव में जाकर भी हम उन्हें मार आते थे। मुकाबला बड़ा सख्त होता था। हार जीत में 19-20 का फ़र्क रह जाता था। उनके गांव में हम जब भी गए उन्होंने कबड्डी के बाद हमारी बहुत ही खातिर तवाज़ो की और हर बार उन्होंने मुझसे हीर बादशाह सुनी। वो गांव हमारे पीर के गांव के करीब था। हमारे गांव से 3-3.5 मील दूर था। मुझे अपनी आवाज़, जिस्म की खूबसूरती और कबड्डी की महारत से बहुत शोहरत हासिल हो गई, मगर मैं रहा वही कमीन ज़ात। कई बार मेरे कानों में ये अल्फाज पड़े, है तो कमीन ज़ात लेकिन खुदा ने गुण बड़े ऊंचे दिए हैं। गांव में मेरी इज्जत थी लेकिन मैं किसी की बराबरी में चरपाई पर नहीं बैठ सकता था। मुझसे खिदमत कराई जाती और बेगाल ली जाती थी। मैं जब अपनी इस हैसियत पर नज़र डालता तो दिल को बड़ा रंज होता था। मैंने गांव से बाहर रहना शुरू कर दिया। ज़्यादा वक्त हीर की बैठक में गुजरता था। ज़्यादातर वक्त पीर की बैठक में गुजरता था। पीर मुझ पर मेहरबान था। वहाँ मेरा दोस्ताना ऐसे आदमियों से हो गया जो अच्छे चाल चलन के नहीं थे, जुआ खेलते थे और कभी कभार चोरी चकारी भी कर लेते थे। ये सब मेरी तरह कमीज़ ज़ातों के लोग थे। मेरे ही तरह अपने अपने गांव से भागकर पीर की बैठक में आ जाते थे। पीर इन सबको बहुत चाहता था। कभी कभी दोपहर के वक्त वो उनके साथ राज की बातें भी करता था। मैं उनमें घुल मिल गया और उन्होंने मुझे भी जुए में लगा लिया। बाजार पर औरतें आती रहती थीं। एक रोज़ मैं पीर के डेरे की तरफ जा रहा था। गंदम की फसल बहुत ऊंची हो गई थी। अभी रंग सर्द नहीं हुआ था। दूर दूर तक खेत थे। ये गंदम का समंदर था। अचानक मुंडेर से एक जवान लड़की उठी। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। डील डोल और कपड़ों से ऊंची जात की मालूम होती थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, पीर जी के यहाँ जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो वो बोली, ज़रा आहिस्ता चलो, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। मैं उसे साथ लेने के लिए रुक गया तो उसने मेरे साथ इस तरह बातें शुरू कर दी जैसे वो मेरे गांव की लड़की हो और मुझे बचपन से जानती हो। मैंने उससे गांव पूछा तो उसने वही गांव बताया जिसे हमने कभी कबड्डी नहीं जीतने दी थी। उसने अपने बाप का नाम बताया तो मैं डर गया। वो ऊंची जात का बड़ा ऊंचा आदमी था। मुझे डरना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, लेकिन वो मेरे साथ जा रही थी। देखने वाले बेशक कुछ भी सोचते लेकिन इसमें मेरी बेइज्जती कर सकते थे। वो देख लेते तो ज़रूर कहते कि अरे कमीन ज़ात, तेरी ये जुर्रत। मैंने लड़की से आगे निकल जाने की कोशिश की तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और बोली, मुझसे भाग नहीं सकोगे। मैंने उसकी आंखों और होठों को देखा। वहाँ मुझे कोई और ही रंग नजर आया। मैं ऐसा बच्चा तो नहीं था। उसे टालने की कोशिश की लेकिन वो शहजादी थी और मैं गुलाम। वो मुझे हर तरह का हुक्म दे सकती थी। ऊंची जातों वाले गुनाह करने पे आते हैं तो अपना हक समझकर गुनाह करते हैं। उसने कहा कि तुम डरे डरे से क्यों हो? कोई पूछ बैठे तो मैं कहूँगी कि मज़ार पर जा रही हूँ और इसे साथ ले जा रही हूँ। वो कह ये रही थी कि ऊंचे घरानों की लड़कियाँ कमीज़ जात के मर्दों को अपनी हिफाजत के लिए साथ ले जाया करती हैं। हम पीर के यहाँ पहुँच गए और वो मुझसे अलग हो गई। पीर के यहाँ मेरे जो दोस्त बन गए थे वो मुझे पूरी तरह अपने साथ मिलाना चाहते थे। उनके साथ मेरी दोस्ती गहरी हो गई थी। उन्होंने मुझे राज की बातें बतानी शुरू कर दी। पीर ने भी उनके कहने पर मेरे साथ दोस्ती कर ली। ऐसे पता चलता था जैसे वो पीर नहीं और मैं उसका मुरीद नहीं। मैं समझ गया कि ये जुर्म और वारदातें करने वाले लोग हैं और पीर इन्हें पनाह देता है। पीर की इस करामत को मैं सच मानता था कि वो जिन्नात को हाजिर करता है। मैं 4-5 बार इसका ये कमाल देख चुका था। पहली बार तो
खौफ से मेरा कलेजा मुंह के रास्ते बाहर आने लगा था। लोग एक आदमी को लाए जिस पर जिन का कब्जा था। उसे रात को बुलाया गया और पीर ने उसे अपनी खास बैठक में बिठाया। इस आदमी के 6-7 रिश्तेदार भी साथ थे। बैठक में चंद एक मुरीद भी थे। सब फर्श पर बैठे हुए थे। पीर कालीन पर बैठा था। उसके पीछे ऊंचे ऊंचे गाँव तकिए थे। पीर ने पहले तो कुछ पढ़ा, फिर बुलंद आवाज से कहा, आजा, फौरन आजा, मैं देखता हूँ तू कौन है। घुंघरुओं की दबी दबी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कमरे में हर तरफ देखा। तमाम आदमी जो वहां मौजूद थे खौफजदा हो गए। घुंघरू छनकते रहे और किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें कमरे से ही उठ रही थीं। कभी ये शक होता कि आवाज़ें पीर के पीछे से आ रही हैं। मैं ऐसी जगह बैठा था कि गाँव तकिए और उनके पीछे मुझे सब कुछ नजर आ रहा था। पीछे कुछ भी नहीं था। वो आदमी जिस पर जिन काबिज थे बैठे बैठे एक तरफ लुढ़क गया और उसका सारा जिस्म कांपने लगा। पीर ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। आवाज़ आई, इसकी मुंडेर पर मेरा डेरा है। पीर ने फिर पूछा, उसे किस कसूर में पकड़ लिया है। आवाज़ आई, इसने मेरे सर पर पाँव रखा था। इस तरह पीर कुछ न कुछ पूछता रहा और कमरे की फजा में से उठती हुई एक आवाज़ उसे जवाब देती रही कि मशहूर था कि जिन जब चलते हैं तो घुंघरुओं की आवाज़ आती है। कमरे में भी घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद पीर ने इस आदमी के साथ और जिन के साथ क्या सलूक किया वो बड़ी लंबी बात है। मैंने 4-5 बार जिन्नात की आवाज़ें सुनी। उसके बाद मैं खुद जिन बन गया। मैंने घुंघरू बजाए और जिन्नात की ज़बान में बातें भी की। पीर ने मुझे अपने ख़ास मुरीदों में शामिल कर लिया था। उसे मुझ जैसे तनुमंद और दिलेर आदमी की ज़रूरत थी। उसके पास 4 ख़ास मुरीद थे। मैं 5वां हो गया। राज ये था कि पीर जहाँ बैठता था उसके पीछे फर्श खोदकर इतनी खुली जगह बनाई गई थी कि एक आदमी आसानी से और आराम से बैठ सकता था। हाजरीन को कमरे में बुलाने से पहले इस जगह एक आदमी बैठ जाता था। ऊपर मोटे सरकंडों की चिक डाल दी जाती और उस पर कालीन बिछा दिया जाता था। फिर हाजरीन को अंदर बुलाया जाता और जब पीर जिनको पुकारता तो कालीन के नीचे से घुंघरू बजते और वो आदमी ऐसी आवाज़ में बोलता था जो मर्दाना और जनाना आवाज़ के दरमियान की आवाज़ होती थी। इससे पहले हम ये देख आया करते थे कि जिस आदमी पर जिनका कब्जा है उसके घर के अफराद कितने हैं और क्या क्या हैं और उसके मकान का नक्शा क्या है। हम उसके मुताबिक बात किया करते थे। मैं तुम्हें एक ही वाक़या सुना दूं तो तुम सारा ड्रामा समझ लोगे। एक औरत अपने खामिद से खुश नहीं थी। खामिद से तलाक भी नहीं ले सकती थी। उसकी आशनाई किसी और के साथ थी। शादी हुए 3 साल गुजर गए थे। उसने पीर से कहा कि पीर उसे कोई ऐसा तावीज़ दे जिसके असर से खामिद उसे तलाक दे दे। पीर ने उसे तावीज़ देने की बजाय एक तरकीब बता दी। उसके मुताबिक औरत पर जिनका कब्जा हो गया उसने ऐसी कामयाबी से ये ड्रामा खेला कि घर वाले पीर के पास भागे भागे आए। पीर ने उन्हें तावीज़ दी और कुछ अमल भी किया। औरत ने उसकी हिदायत के मुताबिक अपना फरेब जारी रखा और अपना हुलिया बिगाड़ लिया। आखिर अपने खुसूसी कमरे में बुलाकर पीर ने जिन को हाजिर किया और वो जिन मैं था। मैंने कालीन के नीचे से घुंघरू बजाए और पीर के सवालों का जवाब देते हुए धमकी दी कि अगर इसके खामिद ने उसे तलाक न दी तो मैं उस खामिद के ख़ानदान को तबाह कर दूंगा। इसके साथ मैं खुद शादी करूंगा। देहात के लोग आज इतनी तालीम के बावजूद इस खुराफात को मानते हैं तो इस ज़माने में तो लोग बिल्कुल ही अनपढ़ थे। दूसरे ही दिन खामिद ने उसे तलाक दे दी। पीर ने इस औरत से बहुत ज़्यादा कीमत वसूल की जो उसने बखुशी अदा की। पीर का एक जवान बेटा था। लोग बेटे की इज्जत भी बाप जितनी ही करते थे, लेकिन बाप बेटे में नाचाकी थी और इसकी वजह यह थी कि पीर की एक बीवी 20-21 साल की थी और बेटे की उम्र भी इतनी ही थी। बाप बूढ़ा था और उसे अपने बेटे और अपनी छोटी बीवी पर शक था, जो बिल्कुल सही था। बाप उन दोनों के खिलाफ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उन दोनों को बाप के करतूत की 100% इल्म था। उसे ये भी मालूम था कि एक रात हम पीर की फरमाइश पर एक हिंदू लड़की उठा लाए और पीर के हवाले की थी और रात ही रात में लड़की को वहीं छोड़ आए थे जहाँ से उठाया था। हम मुरीदों के घरों की जासूसी करके पीर को बताते थे और वो हमारी बताई हुई बातों के मुताबिक इन्हें गैब की बातें बताया करता था। मुरीद हैरान रह जाते थे कि पीर जी उनके घर की बातें भी जान लेते हैं। पीर हमें बहुत उजरत देता था। लोग उसके आगे सजदे करते थे और बे औलाद औरतें उससे औलाद लेने आती थीं।
लोग उसके बाप के मज़ार पर चढ़ावे चढ़ाते थे। उन्हें मालूम नहीं था कि असल पीर हम 5 आदमी हैं। इस दौरान इस लड़की ने मुझे कई बार रास्ते में रोका और मुझे साफ अल्फाज में बता दिया कि वो मुझे चाहती है। वो मेरी आवाज़ और मेरी खूबसूरती पर मर मिटी थी। इसकी शादी हो चुकी थी मगर सिर्फ 5 महीने खाविंद के घर रह सकी। बिरादरियों की छोटी छोटी बातों ने उन्हें जुदा कर दिया। लड़की के वालिदैन ने नाक की खातिर उसे घर बिठा लिया और लड़के के वालिदैन ने अपनी नाक रखने के लिए कह दिया कि लड़की को बसाना है तो भेज दो वरना घर बिठाए रखो। बात कुछ भी नहीं थी। बड़ों की पुरानी सियासतबाजियों ने नौजवान लड़की को उजाड़ दिया। वो खाविंद के पास जाना चाहती थी मगर वालिदैन जाने नहीं देते थे। एक बार उसने जिद की तो बाप ने उसकी पिटाई कर दी। लड़की मुंह जोर हो गई। उसने चोरी छुपे खाविंद को पैगाम भेजा कि तुम में गैरत है तो आकर मुझे ले जाओ। खाविंद ने जवाब दिया कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। अपने बाप से कहो कि मेरा घर छोड़ जाए। समझौते की उम्मीदें टूट चुकी थीं। मैंने लड़की की मोहब्बत कबूल कर ली। ये 16 आने पाक मोहब्बत थी। वो मुझे कहती थी कि आओ कहीं भाग चलें। वो ऊंची जात के अमीर बाप की बेटी थी। कहती थी कि सारा जेवर और बहुत सारी नकदी साथ ले आऊंगी। मैं डरता था। एक रोज़ मुझे मज़ार के रास्ते में मिली और बोली, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, घर से निकल आई हूँ। वो घर से मज़ार पर सलाम कराने के बहाने आई।